नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस वीडियो में हम बच्चे जो हम सीरीज चला रहे हैं ड्यू एमएससी जूलॉजी, ये 2021 का पेपर है बच्चे। 2021 का पेपर है प्रीवियस, समझिए एक प्रीवियस ईयर ही हो गया अब, क्योंकि आप 2022 में जो एग्ज़ाम होगा हो सकता है आप अपियर हों, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इससे आपको सिलेबस पता चलेगा, लेवल क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है सो पता चलेगा। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चे, मैं बार बार अपने वीडियोज़ में बोलता हूँ कि सिलेबस तो सब डेफिनेट सिलेबस है, लिमिटेड है उससे। ओके, इसलिए जो क्वेश्चन आता है इसी में से क्वेश्चन आता है बच्चे, जो भी क्वेश्चन आता है इसी में से क्वेश्चन आता है, बस उसी को घुमा फिरा के। तो एक बार जो क्वेश्चन बन चुका है उसी को रोटेट करते रहते हैं, जो भी एग्जामिनर है क्वेश्चन को रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। तो आप अगर 22 में एग्जाम देना चाहते हैं, 2022 में एमएससी एंट्रेंस एग्जाम जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री किसी का भी देना चाहते हैं बच्चे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाना मस्ट है, मस्ट है बच्चे। ये जो 2021 का पेपर आया हुआ है और 2017 का पेपर जो देखिएगा, 50 क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट है। 2017 का भी हम आपको डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट है बच्चे, 2021 में और 2017 में जो है। 2017 में जो पूछा था वही क्वेश्चन 2021 में एज इट इज़ रिपीट है, तो इसलिए 2022 में भी रिपीट होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन कहीं न कहीं से रिपीट होगा। 3 से 4 साल का यदि आप क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको अच्छा नंबर आएगा। और एक बार मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में या किसी और यूनिवर्सिटी, बाहरी यूनिवर्सिटी में आप प्रिपरेशन कर रहे हो जाएगा, यदि आपका हो गया तो फिर आप ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखिएगा बच्चे। वहाँ पहुँच जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद आप कुछ भी करें ना, अच्छा ही होगा। वहाँ पहुँच जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी सफलता होती है। वहाँ से आप कभी लौट पीछे नहीं देखेंगे आप मुड़ के, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और कहीं न कहीं निश्चित है कि आप अच्छी जगह सेटल हो जाएंगे बच्चे। तो थोड़ा सोचें एमएससी के लिए। अगर बीएससी का अभी बीएससी में अगर पढ़ रहे हैं या नीट का तैयारी कर रहे हैं 11th-12th में, तो एमएससी यदि आपको करना है बच्चे, एमएससी कर लें। उसके बाद तो सेटल हो ही जाना है, दिल्ली पहुंच जाए, कहीं बड़े शहर में पहुंच जाए, वहाँ से तैयारी करना। वैसे भी आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि वैसे भी आप कर सकते हैं बाहर से, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा बच्चे, बियर नहीं कर पाइएगा यदि आप मिडिल क्लास फैमिली से हो या लोअर क्लास फैमिली से हो। ओके, तो तैयारी करके जाएँ, आसान है बच्चे, आप निकाल सकते हैं। कई सारे हमारा जो स्टूडेंट है हमारे सर्कल में, हमारा फ्रेंड है, वो सब गया हुआ है, बस उससे हम अनुभव लेते रहते हैं, तो वही सब बताता है। तो आपको बता रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं बच्चे, जिसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, और ये वीडियो नंबर 3 है, इसमें हम 51 से डिस्कस करेंगे। यदि आप वो दोनों वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है बच्चे, देख लें और अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट बोलें, चाहे जो जैसा भी आपको महसूस हो बच्चे, क्या कमी है, कुछ और क्या होना चाहिए, जो भी है फीडबैक अपना दे बच्चे, ताकि हम इम्प्रूव करें आगे और अपने वीडियोज़ में। कि बच्चे इम्प्रूवमेंट जितना आप फीडबैक दीजिएगा उसी के अनुसार हम इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे अच्छे से। तो बच्चे अच्छे से पूरा वीडियो देखें, कम से कम देख लें कि सिलेबस क्या है। यदि आप, और हम बार बार बोलते हैं 11th-12th का एनसीईआरटी यदि आपका कंप्लीट है, किसी भी एग्जाम का 75% सिलेबस आपका बच्चे कंप्लीट होगा। जैसे बोले कि ये क्वेश्चन आ गया बच्चे, डेंटिशन इन मैमल, बताइए ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है 3 से 4 बार। हाल फिलहाल 2017 से लेकर 2021 में बच्चे भी 1 से 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, डेंटिशन इन मैमल। नीट तो बड़ा एग्जाम हो गया बच्चे। इसके अलावा जो आईसीआर होता है, बीसीसी होता है, इस सब में भी पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। ये एमएससी में भी पूछा हुआ है, देखिए। इसलिए हम बोलते हैं 11th-12th का एनसीईआरटी यदि किसी बच्चे का कंप्लीट है तो 75% सिलेबस किसी भी एग्जाम का, चाहे नीट का हो, ग्रेजुएशन का हो या एमएससी का हो, सभी का कंप्लीट है। नीट के लिए तो 99% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर 11th-12th का एनसीईआरटी कंप्लीट है तो, बायोलॉजी का। ओके बच्चे, तो उसको आप अच्छे से पढ़ें। कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है 11th-12th के एनसीईआरटी में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपको समझाएंगे। कुछ टॉपिक तो हम पढ़ाए हुए हैं। ओके, कोई चैप्टर आपको यदि पढ़ना है तो बच्चे आप मैसेज करिए, हम आपको ज़रूर पढ़ाएंगे। कुछ बच्चे अभी मैसेज कर रहे हैं, कुछ और मिलेंगे तो हम लाइव पढ़ाना ही शुरू कर देंगे। ओके, तो ध्यान रखिए। 51 से शुरू करते बच्चे, ये वीडियो नंबर 3 है, अंत तक देखें, सिलेबस पता चल जाएगा बच्चे, लेवल ऑफ क्वेश्चन भी पता चलेगा, और कौन क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है ये भी हम बताएंगे आपको। 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इंटीग्रेटिंग लिंक बिटवीन द नर्वस एंड द इंडोक्राइन सिस्टम। देखिए, नर्वस और इंडोक्राइन सिस्टम को कौन इंटीग्रेट, मतलब जोड़ने का काम करता है, ये नर्वस सिस्टम जो है 11th के एनसीईआरटी, वहाँ से क्वेश्चन है। एंड हेल्प्स टू कंट्रोल द स्ट्रेस रिस्पॉन्स, और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो हाइपोथैलेमस कौन है बच्चे, हाइपोथैलेमस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है, 11th के एनसीईआरटी से ही है बच्चे, हाइपोथैलेमस। ओके, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है दोनों का, मतलब एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम दोनों को कोऑर्डिनेट करता है और स्ट्रेस रिस्पॉन्स से
स्ट्रेस रिस्पॉन्स दिखाता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12 के चैप्टर से है। ओरल कंट्रासेप्टिव्स वर्क बाय, मतलब प्रेगनेंसी को टालने के लिए, कहते हैं ना प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए कंट्रासेप्टिव लिया जाता है, कुछ ओरल कंट्रासेप्टिव होता है, तो वो किस प्रकार से काम करता है बच्चे, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आपको टिक करना है। फर्स्ट है काउजिंग अ थिकनिंग ऑफ द सर्वाइकल म्यूकोजा, बी है ब्लॉकिंग द यूटेराइन ट्यूब्स, सी है इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ FSH एंड TH-LH, डी है प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, ई है डिसरप्टिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म, एफ है इरिटेटिंग द एंडोमेट्रियल लाइनिंग सो दैट इट इज़ इनहॉस्पिटेबल फॉर फीटल डेवलपमेंट। ओके, इसमें से आपको चूज करना है कौन सा सही आंसर है। तो जो आंसर होगा बच्चे ACD, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, इसको आप लिख लें। ओरल कंट्रासेप्टिव के बारे में नीट में भी आपको काम कर देगा, ग्रेजुएशन में भी। कौन कौन ऑप्शन है ACD, सभी को पढ़ते हैं देखिए कि ओरल कंट्रासेप्टिव कैसे काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट है काउजिंग ए थिकनिंग ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस को थिकेंड कर देता है। सी है इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ FSH एंड LH, FSH और LH के रिलीज को इनहिबिट करता है, FSH LH नहीं आएगा ओवम से, ओवरी से ओवम रिलीज नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, ठीक है। और डी है प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन भी नहीं होने देता है। जब ये FSH LH नहीं आएगा बच्चे तो ओव्यूलेशन होगा ही नहीं। LH के बारे में पढ़े हैं कि 14th डे पर LH सर्ज होता है, सर्ज, जिससे कि LH का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, उसी से ओव्यूलेशन होता है। तो ना ही FSH रिलीज होगा, नहीं LH रिलीज होगा, तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। तो ये ACD ऑप्शन सही है, ध्यान रखिए। ओरल कंट्रासेप्टिव नीट में भी पूछा गया था एक बार, सहेली के बारे में, जो सहेली कंट्रासेप्टिव पिल है उसके बारे में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, 53 द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इज कंटेन्ड इन द, प्रोटीन का इंफॉर्मेशन, जो द इंफॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटीन स्ट्रक्चर इज कंटेन्ड इन द, प्रोटीन स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन कहाँ मतलब कंटेंट रहता है, कहाँ रहता है, तो वो है सीक्वेंस ऑफ ऑल द अमाइनो एसिड डिजायर्स, जितना भी अमाइनो एसिड होता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ट्रांसलेशन में ये नहीं पढ़ते बच्चे, प्रोटीन जो बनता है तो अमाइनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ ऑल द अमाइनो एसिड एंड एसिड डिजायर्स, उसी में उसका इंफॉर्मेशन कंटेंट रहता है। 54 है एट आइसोइलेक्ट्रॉनिक पीएच, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच अ प्रोटीन कैरिज, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच पे प्रोटीन में कौन सा चार्ज होता है। 11th का बायोमोलिकुल चैप्टर यदि आप पढ़े होंगे वहाँ ये है लाइन, बायोमोलिकुल चैप्टर में है बच्चे, सभी चीज़ मैक्सिमम कहें ना 11 12 से ही है, तो वहाँ पर है आइसोइलेक्ट्रिक पीएच मतलब जीरो नेट चार्ज, नेट चार्ज कितना होगा, जीरो होगा। आप 11th का NCERT और बायोमोलिकुल पेज खोले बच्चे, आपको मिल जाएगा, बायोमोलिकुल चैप्टर खोले, वहाँ आपको ज्यूटर आयन देखेंगे जहाँ पर, वहीं पर ये आइसोइलेक्ट्रिक पीएच के बारे में दिया हुआ है। 55 एम्प्लिसिलिन इनहिबिट बैक्टीरिया, एम्प्लिसिलिन बैक्टीरिया को किस प्रकार से इनहिबिट करता है, मतलब उसके नंबर को किस प्रकार से कम करता है, तो सेल वॉल सिंथेसिस, एम्प्लिसिलिन बैक्टीरिया में सेल वॉल सिंथेसिस ही नहीं होने देता है। जैसे ही सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होगा तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा और बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा सही से, ठीक। तो एम्प्लिसिलिन इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। 56 द एब्जॉर्बेंस ऑफ, एक मिनट, द एब्जॉर्बेंस ऑफ UV लाइट 280 नैनोमीटर बाय प्रोटीन इज लार्जली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड, द एब्जॉर्बेंस ऑफ UV लाइट बाय प्रोटीन इज लार्जली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो एसिड करा है। UV लाइट का एब्जॉर्बेंस एक प्रोटीन के द्वारा होता है, वो कौन सा प्रोटीन है, तो एरोमेटिक R ग्रुप। कौन के बच्चे, एरोमेटिक R ग्रुप। जितना भी एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, जैसे कौन कौन है, ट्रिक से बताया हुआ हम पहले भी, TTP एरोमेटिक अमाइनो एसिड कौन कौन है, जिसमें बेंजीन रिंग होता है, तो ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइल एलिनिन। ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइल एलिनिन क्या बच्चे, एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। ये किस में मदद करता है, तो यूवी रे के एब्जॉर्बमेंट में मदद करता है। 57 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग मैच फॉर एंजाइम क्लासिफिकेशन, एंजाइम क्लासिफिकेशन के लिए गलत क्या है, तो EC4 लाइगेज, EC4 लाइगेज नहीं होता है, EC4 लाइगेज गलत है। ये क्वेश्चन बच्चे MSc में पहले भी पूछा हुआ है, ये प्रीवियस ईयर से, अब बहुत सारा क्वेश्चन जो होगा प्रीवियस ईयर से पूछा हुआ है, हम सब यहीं पे बताएंगे बच्चे। आपको यदि है आपके पास अवेलेबल है तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, आपको विश्वास हो जाएगा कि हम सही बोल रहे हैं। नहीं तो जब हम अपलोड करेंगे वीडियो तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत सारा क्वेश्चन जो है एज इट इज़ रिपीट हो रहा है। EC4 लाइगेज गलत है एंजाइम क्लासिफिकेशन के लिए। 58 देखते हैं, इफ द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज एज फॉलोज, कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया हुआ है बच्चा आपको, कोडिंग
ट्रांसक्रिप्शन पढ़े होंगे बच्चे, वहाँ पर कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड के बारे में पढ़ाया हुआ है। जो कोडिंग टेम्पलेट होता है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड होता है। तो कोडिंग स्ट्रैंड का आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, द सीक्वेंस ऑफ mRNA ट्रांसक्राइब फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वुड बी। तो इससे जो mRNA ट्रांसक्राइब्ड होगा उसका आपको यूनिट पूछ रहा है। तो जो कोडिंग होता है बच्चे, जो कोडिंग होता है बस वही, जो कोडिंग होता है सेम वही सीक्वेंस होता है किसका, वही सीक्वेंस होगा mRNA का। जो कोडिंग DNA होता है वही सीक्वेंस होगा mRNA का। बस वहाँ पर क्या होता है, अगर यहाँ पर थाइमिन है तो वहाँ क्या होगा, यूरेसिल हो जाएगा। थाइमिन है तो वहाँ क्या हो जाएगा, यूरेसिल। देखते हैं जहाँ थाइमिन होगा यहाँ यूरेसिल हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। सेम जो कोडिंग सीक्वेंस होता है वही सीक्वेंस होगा mRNA का, बस थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल हो जाएगा और सब सिमिलर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसोम कोर इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमेटिन कंसिस्टिंग ऑफ। न्यूक्लियोसोम कोर एक क्रोमेटिन का स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसमें क्या क्या होता है तो बच्चे 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल एंड स्पेसिफिक लेंथ ऑफ DNA। 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल H1 H2A H2B H2 H1 H2A H2B H3 H4 होता है बच्चे हिस्टोन ऑक्टामर में। और स्पेसिफिक लेंथ ऑफ DNA का जो कुछ लेंथ उसके ऊपर गिरा हुआ होता है। ये भी 12th जो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बच्चे वहाँ पढ़े होंगे, वहाँ दिया हुआ है। ओके, एक लिंकर DNA होता है और इस प्रकार से NCERT में भी दिया हुआ है कि हिस्टोन ऑक्टामर है, H2A H2B H3 H4 सभी का 2 मोलिक्यूल होता है, तो इसलिए ऑक्टामर इसको बोलते हैं। ठीक, 8 हिस्टोन मोलिक्यूल विथ स्पेसिफिक लेंथ ऑफ DNA। 60 हाउ मेनी चैम्बर आर देयर इन द हार्ट ऑफ फ्रॉग टेडपोल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रॉग टेडपोल के बारे में पूछ दिया बच्चे। फ्रॉग टेडपोल, जैसे फ्रॉग के बारे में पूछता, फ्रॉग क्या है, एम्फीबिया। एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट, रेप्टिलिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट, बट एक्सेप्शन क्या है, क्रोकोडाइल वहाँ पर, और एप्स मेमिलिया में 4 चैम्बर्ड हार्ट। लेकिन यहाँ टेडपोल पूछ दिया है, फ्रॉग के टेडपोल में कितना होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, इसको VVI कर ले, फ्रॉग के टेडपोल में 2 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है। सेंट्रम प्री एंड पोस्ट जाइगोफाइटोसिस ट्रांसवर्स प्रोसेस आर पार्ट ऑफ। ये किसका पार्ट है तो ये पढ़े होंगे वर्टिब्री, कभी वर्टिब्री पढ़े होंगे बच्चे, जो वर्टेब्रल कॉलम पीछे है, रीढ़ की हड्डी, उसी का पार्ट है सेंट्रम प्री एंड पोस्ट जाइगोफाइटोसिस। ओके, 62 वाई शेप्ड चेवरॉन बोन इज प्रेजेंट इन। वाई शेप्ड चेवरल बोन कहाँ प्रेजेंट है तो कॉर्डल वर्टिब्री ऑफ रेप्टाइल। कहाँ पर, कॉर्डल, थर्ड ऑप्शन सही है, कॉर्डल वर्टिब्री ऑफ रेप्टाइल। वाई शेप्ड चेवरल बोन इज प्रेजेंट इन कॉर्डल वर्टिब्री ऑफ रेप्टाइल। रेप्टाइल के अंदर, ना कि मेमल के अंदर, रेप्टाइल के अंदर, ध्यान रखें। 63 पिक द इंटीग्यूमेंट मॉडिफिकेशन विच इज नॉट एपिडर्मल डेरिवेटिव। इसमें से कौन है जो एपिडर्मल डेरिवेटिव नहीं है तो एंटलर्स। कौन है, एंटलर जो है वो एपिडर्मिस का डेरिवेशन नहीं है। इसके अलावा क्लॉज, हुप्स, बीक्स जो है एपिडर्मिस का ही डेरिवेटिव है। ये भी एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे बच्चे, वहीं से क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन 11th-12th के NCERT से ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 64 है, इन रूमिनेंट ट्रू स्टोमक डेट इज होमोलोगस टू अदर मेमल इज रिप्रेजेंटेड बाय। रूमिनेंट पढ़े होंगे बच्चे, उसमें 4 स्टोमक होता है, 4 पेट होता है रूमिनेंट में, काव और बेफेलो में। ठीक है, तो कह रहा है उसमें ट्रू स्टोमक कौन होता है जो मैमल के होमोलोगस है। मैमल के होमोलोगस उसको क्या कहते हैं, एबोमेसम। कौन कौन बच्चे, एबोमेसम, चारों उसका रूमिनेंट का नाम दिया हुआ है, एबोमेसम, रेटिकुलम, रूमेन और ओमासम। जो कि एबोमेसम होता है वो मैमल के भी होमोलोगस है, ध्यान रखें। 65 ओविडक्ट इन वर्टिब्री इज मॉडिफाइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया जाता है, बच्चे, वहाँ 2 डक्ट, मुलेरियन और वोल्फियन डक्ट के बारे में पढ़ाया जाता है कि मुलेरियन डक्ट के रीग्रेशन से क्या बनता है, वोल्फियन डक्ट के रीग्रेशन से क्या बनता है। तो जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट किसके रीग्रेशन से बनता है बच्चे, मुलेरियन। जब मुलेरियन रीग्रेट करता है मतलब एक प्रकार से वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, तो उसके रीग्रेशन से क्या बना है, ओविडक्ट। ठीक है, मुलेरियन डक्ट। और वोल्फियन डक्ट किसमें होता है बच्चे, मेल। वोल्फियन डक्ट होता है मेल के अंदर और मुलेरियन डक्ट फीमेल के अंदर, ध्यान रखें। सभी 11th-12th के NCERT से है बच्चे, मैक्सिमम क्वेश्चन, अगर उसमें डीपली आप NCERT अच्छे से पढ़े हुए हैं, सभी चीज़ को हम लगभग डिस्कस कर ही दिए बच्चे, वहीं से है। थायरॉक्सिन इज है, थायरॉक्सिन क्या है तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। एक ट्रिक लिख ले 10, थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये सब क्या तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है। ठीक है, अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव है, थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, 10। कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन है उसका भी ट्रिक है, कुछ प्रोटीनेशियस हार्मोन है उसका भी ट्रिक है। ठीक है, आपको अगर चाहिए तो हम प्रोवाइड कराएंगे बच्चे, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, सभी ट्रिक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे।
ट्रिक का नाम लिखें और कमेंट सेक्शन में लिख दे बच्चे, या व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करते, हम आपको अपलोड करेंगे धीरे धीरे। 67 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज रिच इन प्रोलीन या हाइड्रोक्सी प्रोलीन, कौन सा प्रोटीन है जो प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन में रिच है? तो कोलेजन। कौन है? कोलेजन प्रोटीन। नेक्स्ट 68 विच सिस्टम इज एक्टिव अंडर स्ट्रेस, स्ट्रेस के अंदर कौन सा सिस्टम एक्टिव होता है? तो सिंपैथेटिक, इमरजेंसी कंडीशन। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पढ़े होंगे, तो जो इमरजेंसी कंडीशन में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, या स्ट्रेस की कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब एक्टिव रहता है। अब बताइए बच्चे ये कहाँ से क्वेश्चन है? तो 11th के एनसीईआरटी से। 11th के एनसीईआरटी यदि पढ़े होंगे तो वही ना सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के बारे में पढ़ाया गया है। मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चे क्या है ना 80% से ऊपर सिलेबस है आपके 11th 12th से। कुछ पढ़ना है तो उसी को अच्छे से पढ़ें, 2 डिजिट में उसको कंप्लीट करें बच्चे। पी वेव इन द ईसीजी रिप्रेजेंट, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में जो पी वेव होता है, पी क्यू आर एस टी आप देखे होंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इस प्रकार का होता है, उसमें पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है? तो पी वेव रिप्रेजेंट एट्रियल डीपोलराइजेशन, पी वेव रिप्रेजेंट एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यू वेव रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ओके, पी वेव रिप्रेजेंट एट्रियल डीपोलराइजेशन। अब बताइए ये अगर नीट का तैयारी अभी जब करते होंगे तो कहीं ना कहीं पढ़े होंगे बच्चे, ये नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, पी वेव रिप्रेजेंट एट्रियल डीपोलराइजेशन, नीट 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो नीट, ग्रेजुएशन, एमएससी सभी का सिलेबस लगभग सेम है बच्चे। 11th 12th के एनसीईआरटी को आप 2 डिजिट में पढ़ जाएं। कोई भी टॉपिक दिक्कत हो 11th 12th के एनसीईआरटी को, या कोई चैप्टर पढ़ना हो, किसी का आपके पास नोट्स नहीं हो, तो आप हमें मैं खुले मन से बोल रहा हूँ बच्चे, आप भी खुले मन से कमेंट में लिखें, हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे बच्चे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया। जो बच्चे पहले इसके उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर रहे बच्चे, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एमएससी अगर करना है तो आप सही जगह पर आए हुए हैं, पहुंचा देंगे। यदि आप खुद अगर आप इच्छुक हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके हमेशा साथ रहेंगे अगर एमएससी आपको करना है तो। बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, बाइल हमारे बॉडी में प्रोड्यूस्ड होता है, जो करता क्या है? तो एक्ट एज सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट मतलब क्या? सर्फेक्टेंट मतलब बच्चे होता है जो बाइल, जो भी लिपिड सॉरी ऑयली चीज़ होता है बच्चे, ऑयल पानी में हमें आप जानते हैं कि ऑयल वाटर के साथ डिजॉल्व नहीं होता है, तो उसी को सर्फेक्टेंट का काम करता है कि उसको, ताकि इसका एब्जॉर्प्शन का काम आसानी से हो। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बाइल का और क्या काम है? तो फैट को इमल्सिफाई करता है। और लिपिड इन इंटेस्टाइन, ठीक है, एक्ट एज सर्फेक्टेंट का काम करता है ताकि वो लिपिड में को इंटेस्टाइन में इमल्सिफाई कर सके, एक प्रकार से समझिए कि उसको ब्रेक कर सके। 71 हीमोफीलिया इज ड्यू टू डिफेक्टिव जीन विच डज नॉट प्रोड्यूस, हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस किसका टॉपिक है? जेनेटिक्स, क्लास 12th पढ़े होंगे सभी, वहीं से बच्चे, वहीं से उसी को अच्छे से पढ़ना है 11th 12th के एनसीईआरटी से। हीमोफीलिया इज ड्यू टू डिफेक्टिव जीन विच डज नॉट प्रोड्यूस, हीमोफीलिया एक डिफेक्टिव जीन के कारण होता है जो क्या नहीं प्रोड्यूस कर पाता है? तो प्रोथ्रोम्बिन। क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन। और हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। इस डिजीज में क्या होता है बच्चे कि मान लीजिए कहीं कट हो गया तो ब्लड क्लॉट जल्दी नहीं बन पाता है। ब्लड क्लॉट वैसे 2 से 10 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए, लेकिन किसी आदमी का यदि एक्सीडेंट हो और आधा घंटा के भीतर भी ब्लड उसमें क्लॉट नहीं बन रहा, मतलब ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है, इसका मतलब उसको हीमोफीलिया है। और हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, ध्यान रखें। रॉयल्स डिजीज भी इसको कहते हैं। सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चे हम देते रहेंगे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं। व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज नॉट इनफ एंड एटीपी इज नीडेड, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड बिकॉज, करा जब ऑक्सीजन सप्लाई इनफ नहीं है, मतलब जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना हमें नहीं मिल पाया है और एटीपी की आवश्यकता है, तो ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। बिकॉज, क्यों? बताइए, 11th रेस्पिरेशन से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिकॉज NAD+ नीड्स टू बी जनरेटेड फॉर यूजिंग ग्लाइकोलाइसिस, ताकि ग्लाइकोलाइसिस में NAD+ इसका यूज होगा, और NAD+ हमको यूज कहाँ से मिलेगा? तो यहीं से यूज होगा, ताकि हम ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें NAD+ ही मिलेगा, जो कि हम ग्लाइकोलाइसिस में जिसका यूज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3rd ऑप्शन सही है। 4th देखते हैं, 73 नंबर। द मेजर पाथवे प्रोड्यूसिंग NADPH इज, NADPH प्रोड्यूस करने का मेजर पाथवे क्या है? तो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। कौन है? हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। 4th ऑप्शन सही है बच्चे, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। बताइए कहाँ से है? तो 11th के एनसीईआरटी से है।
24 प्रिकर्सर फॉर स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस। स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस का प्रिकर्सर कौन है तो कोलेस्ट्रॉल। इसका प्रिकर्सर कौन है तो कोलेस्ट्रॉल। और स्टेरॉयडल हार्मोन कौन कौन है बच्चे, इसका भी ट्रिक है, महात्मा गांधी टॉप, एमजी टॉप स्टेरॉयडल हार्मोन का यही एग्जाम्पल है, महात्मा गांधी टॉप। मिनरलोकोर्टिकॉइड, ग्लूकोकोर्टिकॉइड, जी फॉर ग्लूकोकोर्टिकॉइड, टी फॉर हो गया टेस्टोस्टेरोन, ओ फॉर हो गया ओवेरी बच्चे, ओ फॉर क्या हो गया ओवेरी हो गया, और पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, मिनरलोकोर्टिकॉइड, ग्लूकोकोर्टिकॉइड, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ट्रिक चाहिए आपको तो आप जरूर कमेंट में लिखें, यहाँ तो इसे हम बता ही दिए हैं। ओके बच्चे, आगे बढ़ते हैं। 75 ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलाइसिस फॉस्फेट इज प्रोवाइडेड बाय। करेक्ट, ग्लाइकोलाइसिस में जो एटीपी सिंथेसिस होता है तो वहाँ फॉस्फेट कौन प्रोवाइड करता है तो हाई एनर्जी फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड। कौन, हाई एनर्जी फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड। ओके, तो 75 तक यहाँ बच्चे हम डिस्कस किए हुए हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम वीडियो नंबर 4 भी बनाएंगे, तो वहाँ आप देख लीजिएगा। 75 तक कोई भी दिक्कत हो, कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है बच्चे, आप ज़रूर कमेंट में लिखें। और एमएससी से रिलेटेड या नीट से, या आप अगर ग्रेजुएशन में उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो बच्चे, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चे, और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। बहुत सारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते, बच्चे देख लेते हैं लाइक नहीं करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।